हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट और सब कुछ ही कवर कर लिया था हमने एक ही लेक्चर के अंदर। डिटेल्ड लेक्चर था, उसको आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ। फिर एक लेक्चर और करेंगे जिसमें हम डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे जो भी पूछे गए एडवांस में, कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल साउंड हो जाएगी इस पूरे टॉपिक को लेके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे नंबर पक्के हैं। चलिए, तो मैट्रिक्स के बारे में समझिए क्या चीज़ है। ठीक है, अभी तक देखो अपन जो कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर नंबर था, डिटरमिनेंट को आप खोल तो एक रियल एक्सप्रेशन निकल के आ जाती है उसमें से। मैट्रिक्स मोर और लेस क्या एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर समझते हो आप, जो डाटा स्टोर करने के काम है। ठीक है, जो बच्चे CS पढ़ते रहे हैं या कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है उनको इस बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होगा। एरे के बारे में, एरे एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो सिर्फ स्टोर करना ही अपनी मेन पर्पज़ नहीं रहता, उसके अंदर उस डाटा का मैनिपुलेशन, रिट्राइवल, अपडेट वगैरह करना कितना ईजी रहता है, उसके बेसिस पे उसके डाटा स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और कॉस्ट डिसाइड होती है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बेसिकली। तो अपन बेसिकली अब वापस मैथ में आ जाते हैं। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, टेबल की फॉर्मेट में मैं डाटा को स्टोर करता हूँ, रो बाय कॉलम फॉर्मेट में। हॉरिजॉन्टल रो होती है एंड वर्टिकल अपना कॉलम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपके पास 3 रो है और 4 कॉलम है, तो आप एंट्रीज क्या लिख सकते हो, 3 रो रखनी, 4 कॉलम, मतलब 4 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आपके मार्क्स मैं अपडेट करना चाहूँ, मान लो PCM, ये आपका हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये 5 बच्चों के मार्क्स हैं, आकाश, निकिता, विनीता एंड सीमा। तो फिजिक्स में मान लो आउट ऑफ 100 मार्क्स लिख रहा हूँ, मेरे तो हाईएस्ट डाल देता हूँ 97 98, मैथ में फुल, ऑप्शनल में 99, इंग्लिश में थोड़ी ख़राब है ना, ऑनेस्ट रहता हूँ, ज़्यादा भी करूँगा तो इतने ही आएंगे, 92 94 95 91। इंग्लिश में ज़्यादा दे देते हैं, बंद नहीं है ना, लड़कियों की इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है इन जनरल स्कूल में। एंड विनीता का फिजिक्स में डब्बा गोल है थोड़ा सा, वो मार्क्स आपको अच्छे मिल रहे वैसे, 92 एंड ऑप्शनल 93, इंग्लिश 91। इस तरह सीमा का भी डाल देता हूँ। ठीक है, 94 91 92 90 एंड 92। तो बेसिकली अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टडी करना चाहूँ तो ये होगी मेरे पास हॉरिजॉन्टल रो। तो मैं अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टडी करना चाहूँ तो आप क्या बोलो, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 रो है, तो इसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो इस पूरे डाटा को अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहें, इस तरह से लिख सकते हो, 97 92 81 94 इस तरह से, और साइड में इसका ऑर्डर लिख रहा हूँ। ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं अपन, रो बाई कॉलम। तो रो मेरे पास 5 है, कॉलम 4 है, तो 5 × 4 ये क्या हो गया अपना इसका ऑर्डर। ठीक है, तो इन जनरल हम जब मैट्रिक्स को लिखते हैं इस तरह से लिख देते हैं, A = AIJ, समझे, एंड M × N। M मेरा क्या है, नंबर ऑफ रो, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो बाय कॉलम के फॉर्मेट में ऑर्डर लिखा। अब AIJ क्या है, एंट्री है, और ये I और J क्या बता रहा है, ये अपनी रो इंडेक्स, ओके, और J अपना कॉलम इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ A23, तो मतलब सेकेंड रो में तीसरा एलिमेंट। तो अगर इसमें इसी मैट्रिक्स में अगर मैं देखना चाहूँ सेकेंड रो में तीसरा एलिमेंट, तो ये 84 बनेगा। ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ A34, थर्ड रो में फोर्थ कॉलम का एलिमेंट,
दैट इज 92। A52 फिफ्थ रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट दैट इज 95। इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अगर मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन दूं मैं आपको जनरेट करने के लिए, ए कैपिटल एक मैट्रिक्स है, AI जे एलिमेंट एंड 3 क्रॉस 2, 3 रो और 2 कॉलम, और AI जे की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई प्लस जे। ओके, तो अगर मैं इसको एक बार ऐसे सिंपली लिख दूं तो क्या बनेगा, A11 A12 दो ही कॉलम है, A21 A22 A31 A32। तो आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पता लग गया ही हो जाए, तो वैल्यूज लिख दो फटाफट। A11 का मतलब क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पर 1 प्लस 1 1 ही हो जाएगा, 2 प्लस 2। 1 2 पे जाओगे तो 1 प्लस 4 5 डिवाइडेड बाई 3। 2 1 में जाओगे तो अगेन ये क्या हो गया, 5 बाई 3। 2 2 में गए तो कितना होगा, 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 4 2। 3 1 में गए तो 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 4 5 बाई 2। 3 2 में जाओगे तो 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मैंने मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। इस तरह से मैट्रिक्स आप लिख सकते हो 3 क्रॉस 2। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, मान लो एक मैट्रिक्स है AIJ 3 क्रॉस 3 एंड फॉर ऑल IJ, AIJ अपना कहाँ से आएगा, 0,1। ठीक है, यही दो एंट्रीज हो सकती हैं। सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो सकती हैं, सच दैट ऑल एंट्रीज आर नॉट सेम, such that all entries are not same। तो नो एंट्रीज है, तो हर एक एंट्री को आप किस तरीके से भर सकते हो, दो तरीके से, सिंपल पेन से लगा रहा हूँ। तो 9 एंट्रीज हैं, तो टोटल वेज की तो 2 रेज़ टू पावर 9 माइनस 2 किस लिए, जिसमें सारी एंट्रीज अपनी सेम हो जाएंगी, आइदर ऑल 0 या फिर ऑल 1। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ये 512 माइनस 2 510। ठीक है, ऐसे एक आध सवाल और कर सकते हो PNCP बेस्ड। मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है AIJ, इसे ऑर्डर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लेट्स से 12। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखो सीधा पकड़ सकते हो, 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट हो जाएंगे, 3 क्रॉस 2 में 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ऊपर 5 क्रॉस 4 में मेरे पास 20 एलिमेंट्स थे। ठीक है ना, हर एक रो में 4 4 हैं, तो 5 रो से 20 एलिमेंट हो जाएंगे। तो मेरे को टोटल एलिमेंट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, एंड ऑल IJ बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब 3 तरीके से भर सकते हो उसको। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा मैट्रिक्स का। वो कितने तरीके से कर सकता हूँ, 1 इंटू 12, एक रो 12 कॉलम डाल दो सीधी स्ट्रेट, या 2 इंटू 6 3 इंटू 4, और इनको मैं पलट भी सकता हूँ, मतलब 12 इंटू 1 6 इंटू 2 4 इंटू 3, है ना। 2 3 रो 4 कॉलम या 4 रो 3 कॉलम, स्ट्रक्चर चेंज मतलब मैट्रिक्स चेंज। तो 6 तरीके से मैंने ऑर्डर डिसाइड किया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, हर एक एलिमेंट को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 3 तरीके से, तो 3 रेज़ टू पावर 12। ईजी, ये इतने नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है। एक और सवाल कर लेते हैं ऐसे PNCP बेस्ड। मान लो मेरी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे रखी मैंने आपको, ओके, 3 क्रॉस 3, ऑल AIJ आर डिस्टिंक्ट, और ये कहाँ से आ रहे हैं अपने, 1 2 3 डॉट 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 8 9। ठीक है, फर्स्ट 1 to 9 डिजिट से बना रहे हो, सब डिस्टिंक्ट है तो मतलब सबके सब आने, ऐसे ही आने। नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताओ मेरे को, सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 1 रो, एटलीस्ट 1 रो इज मोर देन 20। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि हाईएस्ट सम कितना हो सकता है, 9 + 8 + 7 8 7 15 और 2 24 हो सकता है। तो मैं
सम क्या कर सकता हूँ पर्टिकुलर रो के अंदर, 21 कर सकता हूँ, 22 कर सकता हूँ, 23 कर सकता हूँ, 24 कर सकता हूँ। ओके, एटलीस्ट वन रो की बात कर रहा है। अब ये भी सोचो कि क्या आप एक से ज़्यादा रो में सम 20 से ज़्यादा कर सकते हो? सारे एलिमेंट्स का सम कितना है? 1 to 9 का अगर मैं सम करूँ तो पता लगता है कितना है, 45। तो अगर आप दो रो में अगर मान लो 21 भी करो तो 42 हो जाते हैं। तो तीन एलिमेंट्स का मिनिमम सम 6 तो हो गई ना। तो ओवरऑल सम देख रहे हो, अगर दो रो के अंदर आपने 21 भी किया तो 42 प्लस 6 48 हो जाएगा, बाहर चला जाएगा 45 से। तो केवल एक ही रो में कर सकते हो। ठीक है, एक ही रो में सब अपन क्या कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, रो डिसाइड करोगे, 3C1 से कोई भी रो पकड़ो और उसमें सम अपन क्या करेंगे, 20 से ज़्यादा। अब 20 से ज़्यादा सम क्या क्या हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो उसके अलग अलग केस बनाते हैं। अगर मान लो तुमने 24 सम करना है तो वो तो एक ही तरीके से पॉसिबल है, हाईएस्ट सम है ना, 9 + 8 + 7। ठीक है, 23 सम करना है तो वो कैसे कैसे कर सकते हो, डबल 8 तो ले नहीं सकता, बिना 9 के पॉसिबल है क्या? 8 7 6 का भी जाओगे तो 8 से 15 और 6 21 हो रहा है। तो 23 के लिए आपको 9 तो लेना पड़ेगा ही लगे पड़ेगा। तो 9 8 + 6 और क्या कर सकता हूँ मैं, बिना 9 के तो पॉसिबल है नहीं। 9 7 कर लोगे तो और 7 16 और 7 23, रिपीट हो रहा है, रिपीट कर नहीं सकता, सारी एंट्री डिस्टिंक्ट रखनी। तो 23 के लिए की केस है। 22 के लिए 22 को कर सकता हूँ क्या मैं, 8 7 15 और 6 21, बिना 9 के पॉसिबल ये भी नहीं है। 9 + 8 9 8 17 और 5 22, एक इसमें पॉसिबिलिटी है 9 7 6 7 और 6 13 और 9 22। 21 सम करना हो 21 कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर 9 को लूँगा साथ में तो 9 + 8 9 8 17 और 4 21, और क्या कर सकता हूँ 9 + 7 9 7 16 और 5 21 और 6 6 12 और 9 21 तो कर नहीं सकता, रिपीट कर नहीं सकते अपन। तो 9 के साथ यही पॉसिबल है, और बिना 9 के करोगे तो 8 7 6 17 8 7 15 और 6 21। ठीक है, तो देखो टोटल पॉसिबिलिटी 20 से ज़्यादा सम करनी है कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम 20 से ज़्यादा बना सकते हो। सिलेक्शन किया, कर लिए, 7 तरह सिलेक्शन कर सकते हो, अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल, और बचे 6 एलिमेंट कैसे भी अरेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रो छाटी। ठीक है, 7 तरीके से डिजिट्स का सिलेक्शन किया सम 20 से ज़्यादा करने के लिए, कर लिया सिलेक्शन, उनको अरेंज कर दिया तीनों जगह पे। रो के 3 एलिमेंट है ना अपने पास 3 क्रॉस 3 में, 3 जगह पे अरेंज किया 3 फैक्टोरियल इंटू बचे हुए 6 एलिमेंट को कैसे भी अरेंज करो। तो ये अपना हो जाएगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस का एक्चुअल आंसर, 3C1 × 7 × 3 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल। बेसिक पीएनसी है, और पीएनसी में थोड़ा भी अगर आपको कच्चा पक्का हाथ है तो भैया पीएनसी प्लेलिस्ट देख डालो। ठीक है, चैनल पे बनाई हुई है, बहुत आराम से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 0 से लेकर एडवांस के लेवल तक पीएनसी को, तो अभी देख डालो उसको। ओके, तो चलो अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने देखो ऑर्डर के बेसिस पे अगर डिफाइन करना चाहे तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, देखना चाहिए अपने को। रो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब अपने पास एक ही रो होगी और बहुत सारे एलिमेंट्स सिंगल रो में डाले हुए हैं, तो 1 × n टाइप की। इसको रो वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर सेम रो मैट्रिक्स है तो इसी तरह से अपने पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है भाई, एक ही कॉलम होगा और बहुत सारी रो, बिल्कुल वर्टिकल वेक्टर हो जाएगी बेसिकली। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल n रो और एक ही कॉलम। ठीक है, इसके बाद पढ़ सकते हो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मतलब स्क्वायर जैसी दिखेगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गई, जिसमें सिंपल सी बात है, रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए। तो ये सबसे अपने काम की मैट्रिक्स है, सबसे ज़्यादा जो यूज होती है, जैसे डिटरमिनेंट में देखा ही आपने 3 × 3 की मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3 × 3। ठीक है, तो जब भी अपन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे ना तो उसको n × n बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल बोलोगे आप n ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
एन ऑर्डर nth ऑर्डर जैसे बोलना चाहे तो इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की बात कर रहा है, एन रोज और एन कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आगे पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब देखो, वैसे तो जैसे आपको स्क्वायर दिख रही है ना, तो आप दो डायगोनल बोल सकते हो, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको एक्सिलरी बोलते हैं। पर हमारे लिए जो काम की बात है ना, जिसमें भी अपने डायगोनल जब भी डिफाइन करेंगे तो हम इसी की बात करते हैं, A11, A22, A33, जिसमें देखो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बराबर चल रही है। तो हमारे लिए डायगोनल का मतलब बस इतना सही है, इसमें और कोई फर्दर डेफिनेशन अटैच करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल, ऑक्सिलरी डायगोनल, इस तरह से सिंपल बोलो डायगोनल मतलब ये है, तीन एलिमेंट, और इसी तरह से लिखा जाता है। तो मतलब ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगी मेरे को, A11, A22, डायगोनल एलिमेंट तो अपने सुरक्षित है ही, इनके अलावा बाकी सब कुछ कंपलसरी क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये नहीं कह रहा कि डायगोनल एलिमेंट में जीरो नहीं आ सकते, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब कुछ जीरो होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ए आई जे की वैल्यू आप जीरो कर दोगे, कब, जब आई और जे बराबर ना हो। बाकी जब बराबर होंगे तो एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, मतलब इन तीनों को जीरो को कर दूँ ना, सारे एंट्रीज को जीरो कर दूँ, तब भी इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है। तो कंपलसरी क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सब कुछ जीरो। इसको नोटेशन में इस तरह से लिख देते हैं, डायग A11 मतलब सिंपली आप डायगोनल का एलिमेंट डिफाइन कर दो, और जैसे ही डायग लिखा आगे इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, जीरो। तो देखने में आपको सिंगल रो की मैट्रिक्स लग रही है 1×3 टाइप की, पर ये 1×3 के नहीं है। आगे डायग लिखने का मतलब क्या है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, 3×3 की मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स, बाकी सब जीरो है। ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स में अपन पढ़े स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल की तीनों एंट्रीज सेम हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जैसे कि कोई स्केलर डाल देते, स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर अपना, अगर रियल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, रियल मैट्रिक्स मतलब जैसे सारी एंट्रीज रियल नंबर हो, के तीनों एंट्रीज सेम है डायगोनल, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसी का स्पेशल केस क्या हो गया अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में जो स्केलर है आपका, वो अगर अपना क्या हो जाए 1 1 1, ठीक है, तो इसको अपन सिंबॉलिकली बोलते हैं I3, अगर ये थर्ड ऑर्डर की है, मतलब 3×3 की है, 2×2 की होगी तो मैं इसको I2 बोल दूंगा, तो वो अपन समझ जाएंगे, ये बड़ी काम की बात है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज 1 1 1, बाकी सब जीरो। सेम ऐसे ही नल मैट्रिक्स क्या होती है अपनी, जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो जाए, ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जरूरी नहीं कि इसको स्क्वायर कोई नल बोलो, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो इसको। ओके, ऐसे रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बात कर चुके हैं। रियल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे एंट्रीज रियल हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब कम से कम एक एंट्री तो उसकी आयोटा वाइटा टाइप की होनी चाहिए। ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में ध्यान से सुने, रियल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख देता अपन, डेट है ये क्या होना चाहिए, जीरो। डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है आपको 3×3 मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ये क्या होगा अपने पास, जीरो। तो इस तरह की मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अपनी एंट्रीज का क्या बन जाए, ट्राइंगल, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे इसमें दो टाइप होती है अपने पास, अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मतलब ऊपर ट्राइंगल बन जाए और बाकी सब एंट्रीज जीरो। मतलब अगर मैं 3×3 की स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो A11, A12, A13, A22, A23 एंड A33, मतलब ये देख रहे हो ऊपर ट्राइंगल बन गई, इस ट्राइंगल के अलावा बाकी सब क्या है, जीरो, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर। अब देखो नीचे उतरते हो ना डायगोनल के, तो अपना क्या होता है, रो इंडेक्स बढ़ती है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या निकला अपर ट्राइंगुलर का, ये जीरो हो जाएगा कब, जब आई की वैल्यू क्या होगी, जे से बड़ी होगी। देखो इस डायग्राम में दोनों बराबर है, इसके ऊपर चढ़ते तो जे बड़ा होता है, इसके नीचे चढ़ते तो क्या बड़ा हो जाता है अपने पास, आई बड़ा हो जाता है, A21, A31, A32 देख सकते हो आप। और लोअर ट्राइंगुलर की बात करूँ तो
लोअर ट्रायंगल की बात करो तो नीचे ट्रायंगल बन जाएगी, उसके ऊपर की सारी एंट्रीज 0। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, सीखनी चाहिए। A21 A31 A32, बाकी सब ऊपर की क्या हो गई 0। तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो Aij 0 हो जाएगा, Aij विल बी इक्वल टू 0 इफ I इज स्मॉलर देन j। अब इसमें सीखने की बात क्या अच्छी, जब भी मैं अपर ट्रायंगुलर की बात करूँ चाहे लोअर ट्रायंगुलर की बात करूँ, इन जनरल जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँगा, जो डिटर्मिनेंट है ना अपना मैट्रिक्स का, वो सिंपली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। आग बंद करके सीधा खोल सकते हो। तो ऐसे तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्योंकि नीचे 3 जीरो में एक्सपैंड करूंगा तो A33 इंटू क्या करोगे, डिटरमिनेंट कैसे करते थे, A11 इंटू A22 माइनस 0 इंटू समथिंग। तो ओवरऑल क्या हुआ, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। इसमें इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, A11 इंटू A22 इंटू A33, बाकी सब तो जीरो ही रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, अपना डिटरमिनेंट क्या आएगा, सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दो मैट्रिक्स की बात करूं तो दो सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज कंपेरेबल, मतलब ए और बी क्या है, कंपेरेबल है। तो उसका सिंगल मीनिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, नंबर ऑफ रोज इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इसको मैं लिखता हूँ एन क्रॉस एन, और बी को लिखा आपने बी आई जे पी क्रॉस की। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए और बी क्या है, कंपेरेबल, तो एम की वैल्यू पी के इक्वल, एन की वैल्यू क्यू के इक्वल। एंट्रीज के बारे में कोई कमेंट नहीं किया मैंने, सेम ऐसे आप बना सकते हो इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में बताता हूँ ए और बी, तो इसमें दो बातें तो पहले बता देनी, समझना चाहिए कि ए और बी कंपेरेबल तो है ही सही, मतलब ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। दूसरा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, साइज भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। तो इस तरह से तुम सोच सकते हो हर एक मैट्रिक्स अपने आप में यूनिक है। जैसी मैट्रिक्स है उसको जैसे कोई दूसरी मैट्रिक्स बोलते तो वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी तो होगी, कुछ अलग नहीं बना सकते। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलने का मतलब हूबहू एक जैसी। ठीक है, तो सवाल करवाता हूँ इसके ऊपर तो और क्लैरिटी आई। फाइंड एक्स वाई इफ, तो मैट्रिक्स हैं वो अगर इक्वल हो तो 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू, दूसरी मैट्रिक्स y प्लस 2 0 माइनस 6। अगर इक्वल हो तो एक्स वाई की वैल्यूज बताओ। तो हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैच कराना है, दिस इक्वल टू दिस, 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 0 0 और ये इसके बराबर। तो उससे हमारे पास इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मैंने लिखा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी अपनी 2। ओके, 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, क्वाड्रेटिक बन गई। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो, y माइनस 1 y माइनस 2 दो फैक्टर बन रहे हैं, तो y की वैल्यू आ गई 1 एंड 2। एंड अब देखोगे अब y की वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो हम एक्स्ट्रा इक्वेशन क्यों निकालेंगे, वो पर्टिकुलर वैल्यू सबको एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर यहाँ से कुछ अलग वैल्यूज आ जाएंगी या कॉमन वैल्यूज नहीं जनरेट हो पाएंगी तो फिर अपने को रिजेक्ट करनी पड़ेगी, या y की वैसी वैल्यू पिक करनी पड़ेगी जो सबको सेटिस्फाई कर सके। अगर ये फैक्टराइज करोगे y माइनस 2 y माइनस 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही 2 एंड 3, तो कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है अपने को 2। सो अपन समझ सकते हैं कि एक्स वाई दोनों की वैल्यू कितनी आ गई। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2। ओके, एक सवाल और देखो, मान लो ए अपनी क्या है, एन ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखता है, पर एन क्रॉस एन, सिंपल एन बोल देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट
उसका जो एलिमेंट है ए आई जे इज आई अपॉन जे, वेयर ये जो चीज़ है अपनी ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप जानते हैं 1.1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, 1.7 की वैल्यू भी आएगी 1। तो अब इसको बनाने से पहले तुम ये समझ लो कि भाई अपनी जो मैट्रिक्स है अपने पता डायगोनल एंट्रीज क्या लॉन्ग आई और जे बराबर होते हैं, तो वहाँ पे तो सपाट ये क्या बन जाएंगी सारी एंट्रीज 1 1 1 1 1 1 1 1 एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। और इस तरफ इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे जो होता है अपना आई जो होता है वो क्या होता है, आई अपना होता है यहाँ जाते तो जे बढ़ता है, आई जे से छोटा हो जाता है, नीचे आता तो आई बढ़ता है, तो यहाँ पे फुल अंडा होगा, सबके सब क्या होंगी 0। तो ये तो समझ रहे हो ना कि जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो कैसी मैट्रिक्स बनने वाली है, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। और बाकी इधर करोगे तो मेरे पास ये 2 1 है, 2 1 का मतलब 2/1 2 आ जाएगा, 3 अपॉन फर्स्ट कॉलम है ना, तो 3 4 अप टू सीधा सीधा क्या होगा n, यहाँ पे जाओगे तो 3/2, तो ये वैल्यू क्या बनेगी अपनी 1, ओके, ये क्या बनेगा अपनी मैट्रिक्स 1। और वैसे भी ये क्या बनती हैं वो अपने को फर्क पड़ेगा क्या, अगर क्योंकि मैं आपसे पूछवा रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा। अब जब बात पता लगी गई कि मैट्रिक्स कैसी लोअर ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने सीखा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि सबकी सब 1 है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 बोल दो, तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं कि यहाँ पे तो वैल्यूज बहुत सारी अलग अलग बनेगी, बनती रहे क्या फ़र्क पड़ता है। डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का सीधे सीधे प्रोडक्ट कर देते हैं अपन, ओके। तो चलो एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सवाल देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कि हमने जो सीखा अभी तक, ठीक है। ए अपनी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ओके, एन क्रॉस एन, और अलग अलग एलिमेंट्स लिख रहे हैं अपन। हमारे पास मान लो एक्स क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, maximum number of distinct entries in A if A is triangular matrix, ओके। अब ट्रायंगुलर चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो अपर ट्रायंगुलर हो, फॉर्मेट तो सेम ही एक जैसा होता है, ओके। तो ये y और y क्या है मैक्स नंबर ऑफ y डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट entries if A is diagonal, diagonal ध्यान है सबको, diagonal एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब 0 होने चाहिए, एंड P ले लो मैक्स नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, मैक्स जीरोस तो नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, पी को क्या लिख लो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज ट्रायंगुलर, ओके। सबसे पहले तो तुम सोचो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान करो क्या होती थी अपने पास, मान लो मैं इसको लोअर ट्रायंगुलर भी मान लो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, ये ट्रायंगल बनेगी और इसके ऊपर के सब तो 0 ही होना है, तो ये डायगोनल में कितने एलिमेंट n -1 अप टू यहाँ तक 1, सो n -1 n -2 प्लस 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 3 to 1, इतने एंट्रीज तो अपने पास नीचे ट्रायंगल में लोअर ट्रायंगुलर में, इन सबको तुम नॉन जीरो भी कर दो और अलग अलग भी कर दो, जितनी एंट्रीज तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, और साथ में ऊपर के सारे 0 0 0, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी 0 की, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होगी अपने पास, x की वैल्यू आ गई n इंटू n +1/2 +1 y। डायगोनल एंट्री, डायगोनल मैट्रिक्स में जानते हो डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 होंगे, तो डायगोनल में अपने पास कितने एलिमेंट हैं n, तो इनको सबको अलग अलग करके सबको नॉन जीरो भी रख सकते हो, पर बाकी सब तो 0 ही करने हैं, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा क्या हो गया अपने पास 0, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होगी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर n +1, और p क्या मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर,
अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या है, ये ऊपर का हिस्सा तो कम से कम जीरो करना ही पड़ेगा। तो ये कितने होते हैं अपने पास, n-1 से लेके 1 तक। तो n-1 से लेके 1 तक का सम कितना हो गया, n-1 इंटू n/2। ओके, सो आपको रिलेशन दी हुई है दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू p प्लस 2y। ठीक है, तो अपने को ऑर्डर निकालना मैट्रिक्स का, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू p की वैल्यू n माइनस 1/2 प्लस 2y, मतलब 2n प्लस 2। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो क्या बना ये, n² इधर n² इधर भी है, कैंसिल हो गया, प्लस n/2 और वहां से n-n/2, चलो कर लेंगे एडजस्ट, प्लस 6, यहाँ से क्या बचा मेरे पास, -n/2। देखना n² बोथ साइड कैंसिल कर चुका हूँ, प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 को इधर भेजा 4 हो गया, 2n n/2 इधर लेकर आऊंगा तो -n प्लस 2n, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ऑपरेशंस में। अब आगे देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब अपना कोई भी 2 3 4 5 रियल कांस्टेंट कोई भी, तो उसको अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब k इंटू ए, बेसिकली k, ए को अपन कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, aij m क्रॉस n। तो इसका क्या हो जाएगा, k aij m क्रॉस n। क्या मतलब निकला इस बात का कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट को आप k से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 2 1 1 -1 4, ठीक है, तो अगर मैं 2a लिखूंगा तो क्या बन जाएगी, 6 4 2 2 -2 8। ओके, अब देखो इसको मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट कैसे है। डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम में ही जाता था, तो इसमें हर एक एलिमेंट से जा रहा है। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं रिलेट कर दूं, सपोज करो कि आपकी एक बी मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, ये तो ऑलरेडी ले चुका हूँ, 3x3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, 1 2 3 4 1 2 -1 5 6। ओके, तो अगर मैं 2 भी लिखूंगा तो क्या बन जाएगी ये, 2 4 6 8 2 4 -2 10 12। ओके, सो अगर तुम देखो डिटरमिनेंट निकालो बी का तो क्या आएगा, ऊपर से खोलो प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 6 -10 -4 24 + 2 26 2 जा -52 और 3 टाइम्स 20 + 1 20 + 1 21 × 3 63। सो ओवरऑल ये मेरे पास हो गया -56 + 63 7 आ गया आंसर। ठीक है, और अगर इसका निकालोगे तो क्या आएगा मेरे पास 12। अब इसको डिटरमिनेंट निकालने जा रहा हूँ ना, देखो फर्स्ट रो से अगर 2 बाहर निकालो, सेकंड से 2 बाहर, यहाँ भी 2 बाहर निकालो तो क्या बन जाता है 2³ सो डेट 2b क्या आ गया मेरे पास, बेसिकली 2³ डेट b, मतलब ये कितना हो जाएगा 8 × 7 56। इजी। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी अपन याद रखेंगे, काम किए हमारे k × a का डेट, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो किसका, k × a का, k × a का मतलब a के अंदर हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो गया, और डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो हर एक रो n रो है तो कितनी बार निकलेगा बाहर n टाइम्स है, कॉलम वाइज भी सोच सकते हो। तो ये की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबको याद रखनी है। ठीक है, ये था अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर एक और चीज और ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सबसे पहली चीज एडिशन a + b
कब डिफाइन होगा, इज डिफाइंड इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट साइज सेम दिखना चाहिए। और फिर डिफाइन कैसे करेंगे इसको, लेट्स अगर मैं लिखता हूँ C इज इक्वल टू A प्लस बी, इनका ऑर्डर इक्वल है और हम एडिशन कर सकते हैं। तो C मैट्रिक्स मान लो अपनी क्या हो गई, ऑर्डर सेम है C i j, M क्रॉस N, ये मान लो अपनी क्या हो गई A i j, M क्रॉस N, B होगी मेरी B i j, M क्रॉस N। तो पर्टिकुलर एलिमेंट C i j कैसे डिफाइन करोगे, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, A i j प्लस B i j। ओके, तो एडिशन अगर अपने क्लियर हो गया हो, सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई खास अंतर तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अगर मैं कैपिटल A माइनस कैपिटल B लिखता हूँ, अगेन इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस माइनस बी, और माइनस बी का मतलब क्या है, -1 इंटू बी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा ही हुआ है अपन ने, और एडिशन भी सीखा ही हुआ है। तो अगर मैं C डिफाइन करता हूँ A माइनस बी, तो अगेन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो C i j क्या हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर कैसे करते हैं, सिंपली कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन है तो। और अगर कुछ इस टाइप की चीज़ करनी है आपको 2A प्लस 3B टाइप, तो क्या क्या कैसे करोगे, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2aij प्लस 3 टाइम्स bij। अगेन दोनों का ऑर्डर तो सेम ही रहना, तभी आप एडिशन कर पाओगे। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके, तो एग्जांपल देखो कुछ सिंपल से। ये मैट्रिक्स मान लो मेरे पास दी हुई है 1 0 3 -1 -5 2। ओके, क्या ऑर्डर होगा इसका, 3 क्रॉस 2, 3 रो है 2 कॉलम है। एक दूसरी मैट्रिक्स दे रहा हूँ आपको 1 -2 -2 2 1 1। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिक्स X such that 3A plus 2 capital X is equal to 5B। ओके, तो सिंपल अपन जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं वैसा देखें तो ये x की वैल्यू सीधी सीधी क्या बन रही है, 1/2 5B माइनस 3A। तो डायरेक्ट लिख दूं, B के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा, -10 -0 तो -10। ओके, 5 से मल्टीप्लाई किया -10 -3 3 जा 9 1 हो गया, और यहाँ पे +10 और ये हो गया +3 13 हो गया, और +5 -15 20 हो गया, +5 -15 कितना होगा 20, और ये 5 -6 -1। तो हर एक एलिमेंट को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी 1 -5 -1/2 13/2 10 -12। ओके, तो ये आपने आराम से सोल्व कर दिया इसको। अब इसी तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन भी सोल्व की जा सकती है। मान लो एक सिंपल सवाल ले, जैसे अपन लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे 2 वेरिएबल में, उसी तरह से मैट्रिक्स में भी बना सकते हैं। लेट्स से x + y इजी क्वेश्चन लेते हैं, 5 2 0 9 एंड अनदर इक्वेशन x - y, कैपिटल से लिखना है इसको, मैट्रिक्स है 3 6 0 -1। मेरे को x y मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। सिंपल दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 2x आ जाएगा, दैट विल बी, ऐड किया है 8 8
0.08। इजी। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, डायरेक्टली लिख सकता हूँ 41101। इजी। और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2y, दैट विल बी 2 माइनस 4 0 10। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। और मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर क्या हुआ, हर एक एलिमेंट में जाएगा। तो बिल्कुल इजी सवाल था। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 कैपिटल X माइनस वाई, ये मैट्रिक्स दी हुई मेरे को, 3 माइनस 3 0 एंड 3 3 2। अनदर इक्वेशन 2 कैपिटल Y प्लस X, ये गिवन है 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू 2 प्लस 2, तो y पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 प्लस x करोगे तो कितना होगा मेरे पास 5x। और ये क्या बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 4 10 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 0 प्लस 5 5 6 माइनस 1 5 6 प्लस 4 10 एंड 4 प्लस 4 0। तो कैपिटल X नजर आ रही है आपको, 2 माइनस 1, 5 से बोर्ड साइड डिवाइड कर दिया 1 2 0। सिमिलरली ऐसे ही आप क्या करोगे, कैपिटल Y भी निकाल सकते हो, या तो कैपिटल X सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, ठीक है, तो y भी आ ही जाएगी। सिंपली इसको इधर रखूंगा तो ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हैं आप, x की वैल्यू यहाँ रखोगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, तो 2 कैपिटल Y सीधे सीधे क्या आ गया इनका सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 2, और 5 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 2 2 एंड माइनस 4 माइनस 0 माइनस, डिवाइड कर दो 2 से तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था अपना सब्ट्रैक्शन एडिशन। चलो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद एक ऑपरेशन देखते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं और शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। पढ़ते क्या है, ट्रेस ऑफ ए। तो ये बेसिकली होता क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। कोई भी मैट्रिक्स उठा लो आप, 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली ट्रेस ऑफ ए में क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, सिग्मा ए आई 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 इज इक्वल टू 1 टू एन, एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो सारे डायगोनल एंट्रीज का सम मेरे पास आ जाएगा ट्रेस के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात समझे, 3 4 1 7, ये अगर मैट्रिक्स ए है तो ट्रेस क्या बोलोगे आप, 3 प्लस 7 10, एंड अगर ये मैट्रिक्स इस तरह से लिख दूँ 1 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 4 2 3 माइनस 2, तो इसका ट्रेस क्या आएगा, अगर ये मैट्रिक्स ए बोल दूं तो इसका ट्रेस हो गया सम ऑफ डायगोनल एंट्री दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखो इसकी, ट्रेस ऑफ सम के अपना स्केलर है। अब मैट्रिक्स के अंदर तो सारी एंट्रीज मल्टीप्लाई होती है ना, तो ट्रेस की एंट्रीज भी मल्टीप्लाई होंगी, तो ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। देख पा रहे हो, के समझ कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर। एंड ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ए और बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो अलग अलग कर सकते हो आराम से, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। एडिशन ही तो हो रहा है बेसिकली, वही कॉम्पिटेटिव वाली प्रॉपर्टीज हैं। इन दोनों को कंबाइन करके भी प्रॉपर्टी बना सकते हो। ठीक है, दो बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो आपकी ए मैट्रिक्स है, ए प्लस 2 भी मैंने आपको दे दी क्या, 1 2 0 6 माइनस 3
3 एंड -5 3 1 एंड एक और इक्वेशन बना के देता हूँ 2a minus b is equal to how much 2 minus 1 5 and 2 minus 1 6 and 0 1 2 आपको मेरे को बताना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। अब या तो आप क्या करो कि a और b को अलग अलग फाइंड आउट कर लो, जैसे अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में किया था, या फिर कुछ ऐसा सोचो कि मेरे को ये भी पता ना कि ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b को मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ a माइनस b। सो किसी तरीके से अपन अगर a माइनस b पता कर पाए तो उससे भी अपना काम हो सकता है डायरेक्टली, है कि नहीं। सो या फिर ट्रेस ऑफ a को तुम बोलो x या ट्रेस ऑफ b को बोलो y, वो भी पता किया जा सकता है। जैसे कि अभी अपन ने ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ी, तो इसमें अगर मैं ट्रेस ले लूँ बोथ साइड तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b। देख लो एडिशन में अलग अलग कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी कर पाओगे इसी तरह से। और स्केलर आगे आ गया, लेवल पर मेरे पास कितनी आ जाती है 1 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज -1। सिमिलरली 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a, तो ध्यान से देखने इसमें अपने को अलग से मैट्रिक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो गया 2 माइनस 1 2 दैट इज 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है। तो अब ले दे के मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब इसको सोल्व कर लो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो दैट इज 5x, ये कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया मेरे पास 6 माइनस 1 5, तो x की वैल्यू आ गई 1, x 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। देख रहे हो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। यस, सो ट्रेस ऑफ a माइनस b मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 दैट इज +1, 2 आंसर आ गया। इजी, आसान सी बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट में सीखा हुआ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो वैसी अप्रोच है। डिटरमिनेंट में बेसिकली स्क्वायर ही थे मैट्रिसेस, तो हमने क्या किया था उसमें रो बाई कॉलम कैसे भी करते थे। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में स्पेसिफिकली कैसे किया जाएगा, रो क्रॉस कॉलम, मतलब आप a इंटू कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे a की रो को उठाएंगे और b के कॉलम पे रखेंगे, ठीक है। b के कॉलम पे इसको ट्रांसफर करोगे तो जाहिर सी बात है जितने एलिमेंट मेरे को यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 है तो 4 एलिमेंट मेरे को यहाँ पे भी दिखने चाहिए। तो होगा क्या, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ सम, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ सम, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर सम, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। समझ रहे हो, मतलब क्या किया अपन ने, मान लो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कैसे दिखेंगे अपने को a11, ये मान लो सेकंड कॉलम के, सेकंड कॉलम मतलब b12, इसका कॉलम इंडेक्स फिक्स रहेगा, इसका रो इंडेक्स फिक्स रहेगा, प्लस ये क्या हो गया a12 मल्टीप्लाई विद b22 प्लस a13 मल्टीप्लाई विद b32 प्लस a14 विद b42। समझ रहे आप, साइज की रो इंडेक्स सेम है, मतलब बेसिकली इनके मल्टीप्लाई करने से जो एलिमेंट बनेगा आप वो कौन सा बनेगा अपने पास, उसकी चर्चा करेंगे। इसको समेशन में क्या लिख सकता हूँ, a1 के b k2 k की वैल्यू 1 से लेके 4 तक। तो ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे है उतने एलिमेंट्स यहाँ पे अपने पास दिखने चाहिए। मतलब अगर मैं C बोल देता हूँ मैट्रिक्स को इज डिफाइंड, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की स्थिति में हो तो ये तभी पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन
A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A दैट इज n, नंबर ऑफ रोज इन B दैट इज P। n और P क्या होना चाहिए अपने पास, बराबर होने चाहिए, तभी अपन मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो बेसिक प्रोसेस हो गई और एक रूल बताया दिया आपको कि कब कर पाओगे। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करके दिखाता हूँ, फिर देखिए आप। 2 1 3 4 -2 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखो इसमें कितने कॉलम है अपने पास, 1 2 3, तो कम से कम यहाँ पे 3 रो तो होनी चाहिए। तो 3 2 1 4 -1 2। ओके, तो क्या करेंगे अपन, ये रो उठेगी, इसको ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 2। तो अल्टीमेटली अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो बनेगी क्या, ये फर्स्ट रो उठी, फर्स्ट कॉलम पे आई तो बन गया अपने पास C11। फर्स्ट रो उठी, सेकंड कॉलम पे आई, ये बन गया अपने पास C12, समझे। सेकंड रो उठी, फर्स्ट कॉलम पे आई, बन गया अपने पास C21। सेकंड रो उठी, सेकंड कॉलम पे आई, बन गया C22। तो इसका मतलब जैसे अपन ने मैट्रिक्स लिखी C इज इक्वल टू AB, और मैं लिखता हूँ CIJ, तो पूरी मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है CIJ, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ A with jth कॉलम, jth कॉलम ऑफ B। ये बेसिक रूल दिमाग में रखो। तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या हो गया, 2 × 3 + 1 × 1, अभी पूरा करके दिखा रहा हूं आपको, 3 × -1, ये C11 हो गया। 2 × 2 + 1 × 4 + 3 × 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आई, एंड C21 4 × 3 -2 × 1 + 5 × -1, ये हो गया C21 के सेकंड कॉलम पे जाएगी, C22 मिल जाएगा मेरे को, -2 × 4 + 5 × 2। तो इसको सोल्व कर दोगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, C। तो इस तरह से तो अपन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। ओके, अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। जैसे इसी में मान लो मेरे पास क्या आ गया आंसर, 6 + 1 - 3 4, ये कितना हो गया, 12 - 2 10 -5 5, 4 + 4 8 + 6 14, 8 - 8 0 हो गया, 5 × 2 10। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो हम यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं रियल नंबर्स में, वो कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ पे ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक उसका बहुत ट्रिवियल केस तो तुम ऐसे सोच लो, मान लो ये मैट्रिक्स मेरे पास मैंने क्या बनाई, 2 × 3 की, और बी मैट्रिक्स बना लिया आपने किसकी, 3 × 4 की। अब देखो ए भी तो डिफाइन है, पर क्या बी ए डिफाइन होगा, बी ए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 4 बी का हो जाएगा, 2 × 3 ए का हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के अंदर बराबर डिफाइन है, तो कॉम्पिटिटिव तो कतई नहीं होता। इवन इफ डिफाइन भी हो तब भी बराबर है, कोई जरूरी नहीं है। आप इसी मैट्रिक्स में करके देख लो ना, जैसे इस केस में डिफाइन हो पा रहा है। अगर मैं बी को लिखता हूँ आगे, तो क्या मैट्रिक्स थी अपनी, 3 2 1 4 -1 2, 3 2 1 4 -1 2 मल्टीप्लाइड विद 2 1 3 4 -2 5, 2 1 3 4 -2 5। देख पा रहे हो कितने मेरे पास, 2 एलिमेंट यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन तो मैं कर ही सकता हूँ। ये अपनी ये है 3 × 2, ठीक है, और ये क्या है 2 × 3। तो जब अपने पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 × 3 बनेगी। तो देखो वो 2 × 2 मैट्रिक्स आ रही थी, ये 3 × 3 मैट्रिक्स आ रही है, बिल्कुल अलग हो गया। करके दिखा दो फटाफट,
पहली एंट्री, पहला रो, पहले कॉलम के ऊपर 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कितना हो गया 14, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 प्लस 10 19। ओके, फर्स्ट रो को बारी बारी से अलग अलग कॉलम पे टिकाया, 1 4 को लेके गए, 2 प्लस 16 18, 1 माइनस 8 माइनस 7, 1 इंटू 3 4 इंटू 5 23, माइनस 1 माइनस 2 से माइनस 2 और 2 2 4 जा 8 6, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 10 7। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई आपके पास। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको कि ए बी और बी ए। अब इसमें ये मत समझना कि भाई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे केस बन सकते हैं जिसमें ए बी और बी ए बराबर ना हो। ओके, लेकिन जब ये ए बी और बी ए बराबर हो जाए, इफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल, तो उस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारे पास मान लो ए बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो मैट्रिक्स में बोला जाए तो बोलते हैं अपन कि ये हायर पावर्स अपन ने देखी थी मल्टीप्लिकेशन, अभी डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी बी ए एंड बी स्क्वायर। क्योंकि ए बी और बी आपने बराबर किया हुआ है, तो इसको मैं नॉर्मल अपनी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती ना रियल नंबर्स में, उसी तरह से बोल सकता हूँ। वो ध्यान रखना कल सिर्फ और सिर्फ जब ए बी बराबर बी हो। यही फिलोसफी आप क्यूब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब रखूंगा तो क्या बनेगा, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और ये क्यूब वगैरह की आप बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो इजीली, जैसे नॉर्मल x प्लस वाई रेज टू पावर n में करते थे उसी तरह से। nc0 a रेज टू पावर n, nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1b, nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन ncn b रेज टू पावर n। पर इस बात का ध्यान रखेंगे ये सब कब वैलिड है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता हो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता हो, मतलब ए और बी मैट्रिसेस आपस में कम्यूट करती हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वैसे तो आई के साथ मल्टीप्लिकेशन सबका फिक्स होता ही है। तो सपोज करो मैं इस तरह की कोई मैट्रिक्स देता हूँ आपको, ये बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है। इसकी हायर पावर निकालनी है मेरे को, लेट्स से कि 20th पावर निकालनी है। ओके, तो कैसे करोगे, अब इस पूरी मैट्रिक्स को मान लो मैं ए बोल देता हूँ, तो इस ए को मैं ब्रेक करके दो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 1 0 0 1। अब ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, देखो ये पहली वाली मैट्रिक्स अपनी क्या बन रही है, आइडेंटिटी। देखो ऐड करोगे तो वापस ए बन जाएगा, मतलब ये क्या हो गई, सम आई प्लस बी। अब आई के साथ तो मल्टीप्लिकेशन सबका क्या होगा, सेम ही होगा ना। आई बेसिकली अपनी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस समझ रहे हैं आप। आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करोगे मैट्रिक्स का तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अपनी ये वाली मैट्रिक्स, ऑलरेडी टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसमें बता चुका हूँ। सो अगर मैं a की पावर n लिखूंगा तो क्या बनेगा, i प्लस b की पावर n, तो क्या बन गया अपने पास, i प्लस nb nc2b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो पीछे वाली जो मैट्रिक्स है इसका b स्क्वायर निकाल के देखो आप, b स्क्वायर ठीक है, डालोगे यहाँ पे तो क्या बन गया मेरे पास, 0 0 और 0 0 तो नल मैट्रिक्स आ गई। और जब बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गई तो बाकी सारी नल मैट्रिक्स तो हो ही जाएंगी बाई डिफॉल्ट। तो सीधे सीधे मेरे पास a की पावर n क्या हो गया, i प्लस एन बी, मतलब 1 0 प्लस n से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोर और लेस क्या आ गई, 1 n 0 1, ये आ गई आपकी a रेज टू पावर n, ठीक है। अभी a रेज टू पावर n जो आई है अपनी, यही चीज तुम्हारी क्या है, ये चीज अपनी क्या है, इसमें 10 रख दो n की वैल्यू को। इसी तरह से एक और एग्जांपल हूँ, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है हायर पावर्स में खेलने का, एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग करते हैं। इसमें इस तरह से भी देखते लोग कि मल्टीप्लिकेशन करते जाओ तो पैटर्न देख लेते हैं। तो बहुत बार मल्टीप्लाई करने के बाद पैटर्न अब ऑब्जर्व करो,
फिर जब भी इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर ये ब्रेक हो रही हो तो मेरा मानना है कि ब्रेक कर लेनी चाहिए, ये दूसरी मैट्रिसेस बहुत छोटी बनती हैं। एंड 16 4 1, अब देखो साफ दिख रहा है 1 1 1 0, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, दो मैट्रिसेस में ब्रेक कर देता हूँ। एक तो हो जाएगी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरी क्या बन गई 0 0 0 0 0 0 4 16 4, तो इसका 4 बाहर निकाल लेता हूँ। मैट्रिक्स में सबसे कॉमन निकालते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी एंट्रीज हो जाएगी ना तो मल्टीप्लाई करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया i प्लस सम 4b, ये पीछे वाली मैट्रिक्स को मैंने b बोल दिया। ओके, अब आप a की हायर पावर्स निकालने जाओगे तो क्या बनेगी i प्लस 4b। अब i के साथ तो किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता ही है, तो मैं लगा सकता हूँ आराम से बाइनोमियल थ्योरम, i प्लस n टाइम्स 4b प्लस nc2 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसकी हायर पावर निकाल के देखो आप b की, कोई बहुत सारे जीरो है तो मेरी उम्मीद है कि b स्क्वायर या फिर b क्यूब कोई ना कोई तो नल हो ही जाएगा। b स्क्वायर निकाल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खुद के साथ ही 0 0 का उठाओ और तीनों कॉलम के साथ लगाओ, तो 0 0 0 ही आना है। 1 0 0 को उठाओ, बाकी सब कॉलम के साथ लगाओ, 0 0 0 ही आएगा। 4 1 4 को उठाओ, 4 इंटू 0 0 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ गया, बाकी 0 है ही। बाकी दोनों कॉलम के साथ लगाओगे तो ऊपर 0 है, दोनों 0 तो 0 0 ही हो जाएगा। तो b स्क्वायर तो 0 नहीं हुई, b क्यूब निकाल के देखो, b क्यूब का मतलब b का b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हुआ 0 0 को इसके साथ लगाया तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो शुरू के सारे 0 हो ही जाएंगे, तीनों 0 है ना, तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ ही जाएगा। 1 0 0 करोगे तो 1 पहला एलिमेंट है और पहला एलिमेंट तीनों ही कॉलम में 0 है, तो ये भी क्या हो गई 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब b क्यूब के बाद सारी की सारी नल हो ही जाएंगी। सो बेसिकली मेरा a रेज़ टू पावर n क्या आ गया, i प्लस 4n b प्लस 16 nc2 b स्क्वायर। b स्क्वायर आपके सामने लिखी हुई है, b भी पड़ी हुई है, n की वैल्यू जो भी होगी इसके अकॉर्डिंग आप a की कोई भी हायर पावर आराम से निकाल सकते हो इस चीज का यूज करके। ओके, तो एक तो हायर पावर का फंडा पता लग गया अपने को। इसी तरह से अपन क्या है, कभी कभी कोई पॉलिनोमियल वगैरह निकालना हो, जैसे मान लो fx दिखा हुआ आपको 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 और मेरे से पूछा जा रहा है कि f के बताओ, तो आप क्या लिखोगे, x की जगह a स्क्वायर आ गया माइनस, अभी कॉन्स्टेंट का क्या करोगे, मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स जुड़ेगी ना सेम ऑर्डर की, तो ये क्या होगा मेरे पास 5i लिख देंगे। और ये ध्यान रखना पॉलिनोमियल अपन या हायर पावर सिर्फ किसके डिफाइन करते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस की। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन भी तो होना चाहिए ना, हायर पावर्स आर डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली, रो और कॉलम बराबर हो जाएंगे ना उसके, डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। इस बात में किसी को कोई संशय नहीं है, उम्मीद करता हूं। ओके, और बढ़ते आगे। एक और चीज, जनरली अपन रियल नंबर्स में क्या बोलते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है तो दोनों में से पक्का कोई एक तो 0 है ही, पर मैट्रिसेस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ए और बी का प्रोडक्ट अगर नल आ जाता है देन ए कैन बी पॉसिबल, समझ रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इन दोनों में से क्या हो, दोनों ही नल ना हो। हाँ, ये बात है कि अगर एक नल होगी तो प्रोडक्ट तो 0 आएगा ही, बट अगर दोनों ही नल ना हो तब भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है जब कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। जैसे कि तुम इसी को देख लो ना, बी स्क्वायर क्या थी आपकी, ये नल नहीं थी, और बी भी क्या थी, वो भी नल नहीं थी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट बी क्यूब क्या आया, नल मैट्रिक्स आ गई। यहीं पे बात वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, मान लो ए बी बराबर आपको ए सी दे रखा है, तो इसमें अपन इस तरह से नहीं कर सकते कि भाई आपने क्या कर दिया, ए को कैंसिल कर दिया और डायरेक्टली बोल दिया कि ये भी जरूरी नहीं है, समझे, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि आप दो मैट्रिक्स बराबर है, आप बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो सकती है, पर वाइस वर्सा ट्रू होना जरूरी नहीं है। वाइस वर्सा तभी ट्रू होगा
जब ये ए मैट्रिक्स कैसी हो अपनी, इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल की बात करूंगा मैं आगे, ठीक है, पर हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। और ट्रेस के बारे में भी बात कर सकते हो कि ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है, ये बराबर होंगे। पर इस तरीके से दिमाग रखना कि ए और बी होनी चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स प्रोडक्ट डिफाइन है तो सेम ऑर्डर की होंगी, क्योंकि देखो ना कि अपने पास चाहे बी ए करो चाहे ए बी करो, मैट्रिक्स कम्यूट करे ना करे, लेकिन उनके डायगोनल एंट्रीज तो उसी तरह से बनने वाली है ना। मान लो 3x3 की मैट्रिक्स ले लो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x3 की बनेगी। तो ये जो एलिमेंट है वो कैसे बनेगा, फर्स्ट से। ये एलिमेंट कैसे बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन से। ये एलिमेंट कैसे बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट से, ठीक है। जबकि आप इसको अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ ना, 2x2 में ही देख लो वेरीफाई करा के, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। इस मल्टीप्लिकेशन में देखो डायगोनल एंट्रीज क्या बनेगी। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट से करूंगा तो मैं ए पी प्लस बी आर, और ये वाली मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बना, सी क्यू प्लस डी एस। ये दोनों सभी मेरे को मतलब नहीं है, ट्रेस निकाल रहा हूँ। उल्टा करो, बी ए निकाल कर देखो, ए बी सी डी क्या बनेगा, ए पी प्लस क्यू सी, और ये क्या बनेगा, बी आर प्लस एस डी, ठीक है। अब देखो ऑल दो दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं आ रही हैं, मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर अपने सारे डिफरेंट एलिमेंट भी हो, तब भी देखो जरूरी नहीं कि दोनों सेम आए। लेकिन अगर मैं इनका सम करूं, ट्रेस निकालूं, तो अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है, ए पी प्लस बी आर प्लस ए क्यू प्लस डी एस। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ए पी प्लस बी आर प्लस ए क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, ट्रेस तो बराबर हो गए, पर जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी बराबर हो, ए बी और बी ए भी बराबर हो। तो ट्रेस तो हर स्थिति में बराबर है ही, इस बात को आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। देखो सवाल, ए मैट्रिक्स अपने को दे रखी है 1 1 0 1, और मेरे को बोला जा रहा है फाइंड ऑल बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब ऐसी मैट्रिसेस निकालो जो ए के साथ कम्यूट कर पाए। सबसे पहले तो मेरे को ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो अगर ए बी डिफाइंड है तो ए के अंदर कॉलम कितने, दो, तो उसके अंदर रो भी दो ही होनी चाहिए, ठीक है। और बी ए भी डिफाइंड है तो ए के अंदर जितने रो है उतने ही बी के अंदर कॉलम होने चाहिए। तो रो और कॉलम की वैल्यू पता लग गई मेरे को, बी 2x2 की मैट्रिक्स है। मान लेता हूँ किस टाइप की है, ए बी सी डी, हाल फिलहाल ये मान लेते हैं। अब क्योंकि कम्यूट कर रही है तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट बराबर आएगा। तो ये क्या बात बनी, ए बी लिखो क्या बनेगा, 1 1 को रखा इसके साथ, बना ए प्लस सी, ये बन गया मेरे पास बी प्लस डी, रो बाई कॉलम, 1 1 उठा के कॉलम वाई लगाया, 0 1 चिपकाया, ये बन गया मेरे पास सी, 0 1 चिपकाया, बन गया मेरे पास डी, ओके। बराबर कर रहा हूँ बी ए के साथ, करो बी ए बी को उठाया 1 0 के ऊपर चिपकाया, क्या बना ए बी को उठाया 1 1 पे लगाया, क्या बना ए प्लस बी, सी डी को उठाया 1 0 पे रखा, बना सी, और ये बन गया मेरे पास सी प्लस डी। अब दोनों अगर ये बराबर चीजें हैं तो इक्वेशंस बनाते जाओ, a प्लस सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, b प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और c तो c के बराबर है ही सही, एंड d इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ से देखो क्या क्या हो सकता है, a से कट गया, d से d कट गया, तो इन दोनों इक्वेशन से तो एक ही बात निकल के आई कि c बराबर 0 है, ओके। b से b काट दूं तो d बराबर a होना चाहिए, इससे ज़्यादा अपने पास कंडीशंस नहीं बन पा रही है। तो मैं b मैट्रिक्स के एक टाइप पकड़ पा रहा हूँ
कि बी मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, उसका सी तो जीरो है, मतलब ये अरेंजमेंट जीरो है, डी और ए बराबर, मतलब यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी ए है, और बी आप चाहे जो कुछ करो, इस तरह की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब इस तरह की मैट्रिक्स आप कुछ भी बना दो, 0 1, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 0 2, मतलब इस फॉर्मेट की कोई भी मैट्रिक्स लोगे तो वो ए के साथ कम्यूट कर जाएगी। ओके, तो हमने बस बी को अज्यूम किया और कम्यूट करने की कंडीशन को दिखा दिया। ठीक है, एक और सवाल देखो, मेरे को बोला जा रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सिंपल सी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू है अपने पास ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी आर नॉट ऑल जीरो, सबके सब एक साथ जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है, फाइंड डी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी इफ ए बी इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, और साथ के साथ मेरे को फॉर्मेट भी समझाना पड़ेगा कि जो मेरी बी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कम्यूट कर पा रही है वो किस फॉर्मेट की दिखेगी, मेरे को सोल्व करने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी, अल्फा माइनस बीटा। अब देखो ये जो इसका मेरे को जो प्रूव करना है, ये अपने आप एक हिंट है कि इस तरह के फॉर्मेट में मैं इसको लेके आ जाऊँ। जैसे अभी अपन ने ऊपर फॉर्मेट देखे ना कम्यूट करने के लिए, उसी तरह की बात कुछ यहाँ पे भी होगी। चलो ए बी लिखो डायरेक्ट, ए बी का प्रोडक्ट मतलब ए बी की रो, ए की रो को उठा के बी कॉलम पे चिपकाना था, 1 2 विद ए सी, तो कितना हो गया ए प्लस 2c एंड फिर बी प्लस 2d। 3 4 को लेके चलूंगा तो 3a प्लस 4c, सिमिलरली 3b प्लस 4d। ठीक है, इज इक्वल टू बी ए करो, बी की रो को उठा के एक कॉलम पे ए बी को चिपकाया, इसके ऊपर क्या बना a प्लस 3b, फिर ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 4b, सी डी को उठा के इस पे चिपकाया c प्लस 4d, और यहाँ पे लगाया तो 2c प्लस 4c प्लस 3d, c प्लस 3d और यहाँ पे 4d। ओके, अब बराबर करते हैं इनको, a प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस 3b एंड b प्लस कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर रहा हूँ, 2a प्लस 4b एंड 3a प्लस 4c इज इक्वल टू c प्लस 3d एंड 3b प्लस 4d इज इक्वल टू 2c प्लस 4d। तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है मेरे को। ए से काट दूँ तो यहाँ से पता लग रहा है कि 2c की वैल्यू 3b के बराबर है। अगर मैं c को फिक्स करता हूँ बीटा, तो b की वैल्यू 2 बीटा बाई 3 होती है, तो ये दो एलिमेंट मेरे को मैच हो जाते हैं। और यहाँ से इनको कैंसिल करूँगा तो 3b बराबर 2c, वो नई चीज़ पता नहीं लग रही यहाँ से। और अगर मैं, तुमने c को फिक्स कर दिया क्या बीटा, अपनी मैट्रिक्स देख लो ए बी सी डी में c को अगर मैं बीटा फिक्स कर देता हूँ तो फिर मेरा ये d यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से देखो क्या बन रहा है, d को हमने अल्फा फिक्स कर दिया, ठीक है, और c को बीटा, तो यहाँ से देखो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 3 बीटा, और d को अल्फा फिक्स कर रहा हूँ, देख लो a की वैल्यू क्या आ गई अल्फा माइनस बीटा, जैसे कि अपना फॉर्मेट है ऊपर, है ना। और तो ये बन गई बात। तो मैंने बेसिकली d को अल्फा फिक्स किया तो, और c को बीटा फिक्स किया, तो अकॉर्डिंगली मेरा जो b आ गया वो आ गया 2 बीटा बाई 3 एंड a आ गया मेरे पास अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो मैंने प्रूव कर दी बात की जो मैट्रिक्स कम्यूट करेगी वो इसी फॉर्मेट की होगी। वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, d माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी, तो उठा के यहीं से रख देता हूँ। d है अपना अल्फा, b है मेरा क्या 2 बीटा बाई 3 डिवाइडेड बाई a प्लस सी,
ए प्लस सी का मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस बी टू बीटा बाई 3, कैंसिल कैंसिल पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 1। इजी। अब कुछ और एग्जाम्पल देखो, वैसे तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगी है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेंस में भी और एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप याद रखो इस तरह के पैटर्न को, तो आपको सवालों को अप्रोच करने में आसानी रहेगी। ये बार बार इसी तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं। वैसे तो एक रोटेशन मैट्रिक्स होती है, बाद में डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर एफ थीटा ये हो तो आपको प्रूव करना है दैट एफ थीटा इंटू एफ फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा प्लस फाई। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये लेने का पर्पज यही था कि आप इसको याद रखो, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हो गया एफ थीटा, मल्टीप्लिकेशन करना है एफ फाई के साथ, दैट बिकम्स कोस फाई थीटा की जगह फाई डाल देता हूँ, साइन फाई माइनस साइन फाई कोस फाई, रो बाय कॉलम करोगे तो क्या बनेगा, ये कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो देखो कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी, ये बन गया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली आगे चलोगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कोस फाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और इसी तरह से बढ़ाओ इसको, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। इधर देखो ये क्या बन गया, माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस कोस थीटा कोस फाई। तो सिंपली कोस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले बन गए, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, कोस थीटा प्लस फाई साइन थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा प्लस फाई एंड कोस थीटा प्लस फाई। ओके, तो सिंपली तुमने थीटा इधर क्या लेके आ गए, थीटा प्लस फाई। इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ थीटा प्लस फाई। और इसको और जनरलाइज कर दूं तो एफ ऑफ एन थीटा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन थीटा बेसिकली क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया इन सबका, एफ थीटा इंटू एफ थीटा एफ दो थीटा एफ थीटा एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ एफ थीटा रेज टू पावर एन, दिस इज योर एफ ऑफ एन थीटा। देखो एफ थीटा प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ थीटा स्क्वायर और ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हो, इस मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में काफी काम की चीज है। मान लो एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, कर अपन वही रहे सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना है कि पैटर्न कैसे बन रहे हैं, किस तरह से हम बाकी आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। ए मैंने अगर ऐसा दिया तो आपको प्रूव करना है that a raised to power 8 will be p raised to power 8 and q into p raised to power 8 minus 1 upon p minus 1 0 1। ठीक है, हायर पावर की पैटर्न है। तो वैसे तो मैंने बताया था आप इसको i प्लस बी में तोड़ सकते हो, पर ये आइडेंटिटी जैसा दिख नहीं रहा है तो मैं तोड़ूंगा नहीं, मल्टीप्लाई करके पैटर्न चेक करने की कोशिश करूंगा। इसको भी देखो, ये जो चीज़ है ये किसी जीपी का सम लग रही है मेरे को, है ना। और जीपी भी कौन सी, 1 प्लस पी स्क्वायर अप टू पी रेज टू पावर 7। तो एक रिलेटिव मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या होने वाला है। जैसे मान लो मैंने ए स्क्वायर निकाला, क्या बनेगा, पी क्यू को इसी के ऊपर डाला तो ये बन गया मेरे पास पी स्क्वायर। इसके ऊपर डालोगे तो क्या बनेगा, ये पी क्यू प्लस क्यू। थोड़ा सा तो नजर आ रहा है ना, 0 1 को इसके ऊपर डालूंगा तो बनेगा मेरे पास 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। देख लो 1 प्लस पी, सेकेंड में बन गया 1 प्लस पी क्यू कॉमन निकालने के बाद यहाँ पी स्क्वायर आ गया। अब आप चाहो तो
ए रेस टू पावर 8 तक डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो या फिर पैटर्न बना के भी जा सकते थे आप। जैसे मान लो कि हालांकि मेरे को ए रेस टू पावर 4 उसका मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि ए 8 निकालना है, फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए अगर निकाल के दिखाऊँ आपको क्यूब वाली चीज़, इसको ऊपर डाला क्या बन गया पी क्यूब, इसको ऊपर डालोगे तो क्या बनेगा पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू और क्यू 1 के ऊपर आया तो मेरे पास क्यू। सो आई होप आप पैटर्न देख पा रहे हो। ऑटोमेटिकली ए रेस टू पावर 4 करोगे तो यहाँ पे पी रेस टू पावर 4 क्या बनेगा ये पी क्यूब क्यू पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू 0 1। ओके, सो ये नजर आ रहा है। इसी पैटर्न में अगर कंटिन्यू करोगे तो ये सीधा दिखेगा मेरे को p रेज टू पावर 8 और ये क्या बनेगी अपनी p रेज टू पावर 7 क्यू, p रेज टू पावर 6 क्यू, p रेज टू पावर 5 क्यू एंड सो ऑन p क्यू प्लस क्यू। तो अगर q को कॉमन निकाल लेते हो तो ये पूरी जो चीज़ है अपने को क्या दिखती है gp दिखती है, ठीक है ना। वैसे किसको भी देख सकते हो, q फर्स्ट टर्म ले ली, कॉमन रेशो p है तो अपना जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है a ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r अपना p है तो मैच हो रहा है इजीली, ठीक है। आसान है। 2 सवाल और देखो, ठीक है। क्लोजली ऑब्जर्व करना क्या पैटर्न चला रहे अपन। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है -1 1 0 -2, ओके। तो अपने को प्रूव करके दिखाना है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे हर एक मैट्रिक्स का जो पोलिनोमियल बनता है ना ये फिक्स होता है, इसको निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक के अंदर। तो मैं बस सिंपली क्या करता हूँ ए स्क्वायर निकालता हूँ, बस निकाल के पुट करने की कोशिश करूँगा इसमें प्रूव करने के लिए। ये क्या बन गया 1, ओके। इस पे डालूंगा तो -1 -2 -3 और 0, ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ डाला 0 -2 +4 हो जाएगा, ओके। अब मैं निकाल देता हूँ इसमें अपना एक ये तो पता ही है स्क्वायर पर डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 1 -3 0 4 +3 दैट इज -3 3 0 -6 2 टाइम्स i दैट इज 2 0 0 2। देख पा रहे हैं आप 1 -3 + 2 0 -3 + 3 0 0 0 0 4 -6 + 2 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, तो ट्रू है ये, ठीक है। फर्दर मेरे को ये बोला जा रहा है कि आप एक काम करो कि बी और सी मैट्रिक्स और निकालो, फाइंड बी एंड सी सच दैट दिस ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। अब वैसे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार कैसे ब्रेक करूंगा मैं, बी और सी कैसे प्राप्त करूंगा, पर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो ना तो हम कुछ सोच सकते हैं। कैसे? हमने प्रूव किया जस्ट अभी कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i ये चीज़ अपनी 0 हो रही है, ठीक है। अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हमें, अगर मैं देखो आइडेंटिटी लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई, तो ये 2i ये होता है। अगर ये भी 3 हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड पहले i ऐड कर दिया, ये 3i हो गया, यहाँ पे भी i आ गया, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, a के साथ। तो ये क्या बन गया a क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल टू a, ओके। अब अगेन इसमें मेरे को i और ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा a क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस i इज इक्वल टू a प्लस i। तो अब देखो ये पूरी चीज क्या बन गई अपनी a प्लस i का होल क्यूब, क्या बन गया अपने पास ये a प्लस i का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस i। तो इस a को मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक करके लिख सकता हूँ
ए प्लस आई होल क्यूब माइनस आई, तो ऑटोमेटिकली जो कि मेरे से पूछा जा रहा था इसको बी क्यूब प्लस ई क्यूब लिखो, तो बी मैट्रिक्स को क्या ले लेता हूँ अपनी ए प्लस आई, देखो क्यूब हो गया, और सी मैट्रिक्स को ले लो तुम सिंपली माइनस आई, क्यूब करोगे तो ये माइनस आई बनेगी। तो हमने बड़े आराम से ढूंढ दी। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ये चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो पता लगेगा मैट्रिक्स में कैसे सिंटैक्स चलाते हैं अपन। तो इसलिए इसी पर्पज से मैंने सवाल लिए आपके लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हमने। एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट की अपन बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दैट कैन बी रिटन एज determinant A into determinant B, where A and B are square matrices of same order. ओके, ऐसा ना हो कि ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 2 क्रॉस 2, जैसे मान लो A 2 क्रॉस 3 है, B 3 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 आ गया, तो उस केस में अलग अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि डिटरमिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो उस केस में देखो ना कि ए बी का तो डिटरमिनेंट निकल रहा है पर इंडिविजुअली डिफाइन नहीं है, इंडिविजुअल डिफाइन होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तब अपन ऐसा कर पाएंगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, और ये बात भी दिमाग में रखिए, अगर ए बी कम्यूट करे ना करे पर ये चीज तो बराबर होगी क्योंकि डिटरमिनेंट एक रियल वैल्यू है ना, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी भी दो रियल वैल्यूज है, तो रियल वैल्यूज में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मैट्रिक्स में से होल्ड करे ना करे, तो ये हमेशा करेगी। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए।